हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक छलावा और एक ऑटो ड्राइवर की हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी और आप उन स्टोरीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी पहली कहानी का टाइटल है छलावा। निशा अपनी कार से अपनी एक दोस्त निकिता की शादी में शामिल होने उसके गांव जाने के लिए निकल चुकी थी। चूँकि गांव कुछ दूर था और उसे कच्चा रास्ता भी तय कर जाना था, रास्ते में उसे एक और दोस्त मानव भी ज्वाइन करने वाला था, जो उसके साथ ही शादी में शामिल होने जा रहा था। दूसरे शब्दों में, मानव और निशा एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी अटेंड करने के बहाने वीकेंड पर आउटिंग भी हो जाएगी। यही सोच दोनों ने साथ साथ शादी में जाने का प्लान बनाया। मौसम दोपहर से तूफानी और बरसाती हो चला था। रह रहकर गरज चमक के साथ कभी धीमी कभी तेज़ बारिश होने लगती। शहरी आबादी वाला इलाका पार करते ही उसकी गाड़ी बाईपास पर दौड़ लगा रही थी। कार में अकेली बैठी निशा ड्राइव करते हुए बोर होने लगी थी तो रेडियो ऑन कर गाने सुनने लगी, पर उसमें भी उसे कुछ खास आनंद नहीं आ रहा था। ऊपर से खराब मौसम होने के कारण रेडियो सिग्नल भी ठीक से नहीं आ रहे थे। परेशान होकर उसने रेडियो वापस बंद कर दिया। कुछ देर चलने के बाद उसने एक जगह कार रोकी। बाहर आकर मुंह ऊपर कर आसमान की तरफ देखा तो शाम हो चुकी थी। काले घने बादल अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। उसने जेब से मोबाइल निकालकर मानव को कॉल करना चाहा। यहीं से उसे फ़ोन लगा देती हूँ, वो कॉलोनी के गेट पर मेन रोड पर ही आ जाएगा, वहीं से उसे पिकअप कर लूँगी। एक तो महाराज को इतनी दूर बाईपास पर ही रहने की जगह मिली। यही सोचकर उसने नंबर डायल किया, पर मोबाइल स्विच ऑफ ही आ रहा था। 2-3 बार ट्राई करने पर भी जब मानव का फ़ोन स्विच ऑफ आया तो निशा झल्ला गई और खुद से ही बात करने लगी। यार, ये मानव का भी हमेशा से ऐसा ही है, कभी वक्त पर फ़ोन ऑन नहीं रखता, खुद के साथ साथ सबको लेट करता है। एक तो मैं ऑफिस से निकलने में ही लेट हो गई, 4:45 बज चुके हैं। इतनी दूर जाना है, रास्ता भी सुनसान है, ऊपर से ये बारिश। लेकिन ये लड़का कभी कोई बात सीरियसली लेता ही नहीं। 5 बजे का डिसाइड हुआ था, मिलने दो उससे, कह ही दूंगी कि मोबाइल रखना बंद कर दे। क्या फ़ायदा उसका जब उसका यूज़ ही ना करे। कहते हुए निशा ने गुस्से में झल्लाते हुए फ़ोन काट दिया और एक पेड़ के नीचे टिककर खड़ी हो गई। कुछ सोचते हुए वो मोबाइल में उसकी फ़ोटो निकालकर गौर से देखने लगती है। मानव की फ़ोटो देखकर उसका गुस्सा छू मंतर हो जाता है। कुछ तो बात है तुम्हारी शक्ल में साहबजादे। इंसान कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, पर आपकी भोली सूरत देखकर अपनी सीरत ठीक ही कर लेता है। मुस्कुराते हुए उसकी फ़ोटो को चूमने लगती है। तभी अचानक से उसे ऐसा एहसास होता है कि ऊपर से उसे कोई ऐसा करते हुए देख रहा है। वो गर्दन ऊपर कर पेड़ पर नज़र डालती है, पर कोई दिखाई नहीं देता। आसपास भी बाईपास एकदम सुनसान ही था। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, कोई तो था जो उसे अभी देख रहा था। उसने स्पष्ट महसूस किया था। वो फौरन कार स्टार्ट कर वहाँ से आगे बढ़ गई। उसने ड्राइव करते हुए फिर से मानव को कॉल किया। अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आज मानव को हुआ क्या है जो अभी तक मोबाइल ऑन नहीं किया। आसमान में बादल होने की वजह से जल्दी अंधेरा भी हो चला। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। यही सोचते हुए वो उस जगह पहुंच गई जहां मानव उससे मिलने वाला था। लगभग आधा घंटा हो गया इंतज़ार करते करते उसका मूड ऑफ हो गया। अब तो 6 भी बज चुके थे। अंधेरा होते देख उसने अब और वेट करना उचित नहीं समझा। गुस्से में खुद ही अकेली निकल पड़ी। उसे कल तक वापस भी आना था और निकिता उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, सो जाना भी ज़रूरी था। उसने वादा जो किया था उसकी शादी अटेंड करने का। निशा ने कार की स्पीड बढ़ा दी। अंधेरे में सुनसान बाईपास को पार करते हुए अब वो हाईवे पर आ चुकी थी।
तभी उसे सड़क किनारे कोई खड़ा हुआ दिखा। उसने पास जाकर कार कुछ धीमी की तो चौंक गई। ये तो मानव था, पर इतनी दूर हाईवे पर सुनसान सड़क पर ये यहाँ क्या कर रहा है? निशा के मन में ढेरों सवाल पल भर में एकदम से आसमान में बादल की तरह उमड़ने घुमड़ने लगे थे। उसने कार रोकी और शीशा नीचे किया। तुम इस वक्त यहाँ इतनी दूर क्या कर रहे हो? पता है तुमको कितनी बार फ़ोन किया है मैंने? मोबाइल स्विच ऑफ क्यों हुआ? निशा ने सारे सवाल मानव पर दाग दिए। मानव उसे देखते ही मुस्कुराते हुए चेहरा कार की खिड़की के पास लाकर बोला, अरे मेरा मोबाइल पूरी तरह डाउन हो चुका है। मैं एक काम से यहीं पास में आया था, एक प्लॉट देखने। सोचा कि तुम यहीं से तो निकलोगी, इसलिए यहीं मिल जाऊंगा। फ़ोन की बैटरी खत्म होने के कारण तुमको सूचित नहीं कर पाया। मानव गेट खोलकर उसके पास आगे बगल में बैठ गया। निशा की गाड़ी हाईवे पर फर्राटा भरने लगी। कौन सा प्लॉट देखने आए थे इस सुनसान जगह पे? कल तो तुमने ऐसा कुछ बताया नहीं था। ड्राइव करते हुए निशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक दोस्त ने कल रात को ही बताया था। जब पता चला कि वो प्लॉट भी तुम्हारे गांव जाने वाले रास्ते में पड़ता है, तो मैंने सोचा जल्दी यहाँ आकर पहले प्लॉट देख लेता हूँ, फिर बाद में सड़क पर आकर तुम्हारा वेट करूँगा। निकलने की जल्दी में फ़ोन चार्ज करना भूल गया था, और यदि मैं तुमको देखे बिना ही सीधी निकल जाती तो? जनाब खड़े रहते बारिश में भीगते हुए सुनसान सड़क पर। पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं, और यदि तुम बिना देखे निकल भी जाती तो कोई और मिल जाती जो मुझे देखकर अपनी गाड़ी रोक मुझे लिफ्ट दे देती। मानव मुस्कुराते हुए बोला, ओ जनाब, ये गलतफहमी दिल से निकाल दो। वो तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, और कोई भी लड़की इस वक्त इस तूफ़ानी मौसम में इस सुनसान हाईवे पर, वो भी रात होने के वक्त, अकेली कभी किसी लड़के को देखकर अपनी गाड़ी नहीं रोकेगी। क्यों नहीं रोकेगी? जब मेरी तरह एक जवान खूबसूरत लड़का रास्ते पर अकेले मिल जाए तो किसी भी लड़की का दिल धड़कने पर मजबूर हो जाएगा। मानव निशा की चुटकी लेते हुए बोला। ओह! निशा ने मानव की बात सुनकर सिर्फ इतना ही कहा, जी हाँ मैडम, सच बोल रहा हूँ। कोई भूतनी या चुड़ैली होगी जो इस वक्त सुनसान सड़क पर तुमको अकेली मिलेगी और लिफ्ट ऑफर करेगी। ज़रा संभल कर, ये समय उन्हीं लोगों का होता है बाहर भटकने का। पता चला तुम पहचान नहीं पाए और वह तुमको मूर्ख बनाकर किसी सुनसान जगह ले जाकर साफ कर दे। हाँ, निशा आंखों की पुतलियों को नचाते हुए मानव की तरफ तिरछी नज़र से देखकर हंसती। कोई भूत वूत नहीं होता मैडम, ये सब मन का वहम है। मानव निशा की तरफ घूरते हुए बोला, तुमको क्या पता कि मैं निशा ही हूँ? हो सकता है मैं कोई भूत हूँ। आजकल भूत काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। कोई भी शक्ल इख्तियार कर आपके साथ हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए इस भुलावे में मत रहना कि भूत नहीं होते। निशा अपनी बात पर जोर देते हुए बोली। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। वो बैग में से फ़ोन निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, तभी मानव उसे टोक देता है। अरे यार, अब इस फ़ोन को भी अभी आना था। रहने दो, मत उठाओ। बाहर देखो, मौसम कितना ठंडा हो रहा है, कितनी हसीन शाम है। ठंडी ठंडी हवाओं के आगोश में पूरा समा कितना नशीला होता जा रहा है, और तुम फ़ोन उठाने चली। मानव की बात सुनकर निशा अपने बढ़ते हाथों को रोक लेती है। दिन ढल चुका था। अंधेरा अब पूरी तरह अपने शबाब पर आ पहुंचा था। गरज चमक के साथ हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। हाईवे होने के बाद भी इक्का दुक्का गाड़ियां ही आ जा रही थी। पानी पड़ने के कारण आगे का कुछ साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए निशा ने वाइपर चालू कर दिए। उस सुनसान खामोश वातावरण में वाइपर की आवाज़ स्पष्ट आ रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद निशा ने खामोशी को तोड़ते हुए मानव से कहा, क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, तुम्हारी बात को ही सोच रहा था। कौन सी? यही कि कहीं तुम्हारी बात सच तो नहीं? मतलब कौन सी बात? निशा ने आश्चर्य से मानव की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारी बात से हल्का हल्का डर लगने लगा है। कहीं तुम सच में कोई भूत चुड़ैल तो नहीं, वरना मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। बिना शादी के ही इस दुनिया से कूच कर जाऊंगा। मानव की बात सुनकर निशा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मिस्टर मानव, इतना याद रखो, कोई भी भूत या चुड़ैल खुद से ये कभी नहीं बताएगी कि वो भूत है। भूत कभी अपनी आइडेंटिटी किसी को खुद नहीं बताते।
ये तो अपनी अक्ल से ही पता लगाना पड़ता है कि वो भूत है या इंसान। अच्छा, तो तुम ही बता दो, क्या पहचान होती है भूत की? मानव भोला बनते हुए निशा की तरफ मासूमियत से देखते हुए बोला, वैसे तो ये कोई फिक्स नहीं होता कि सभी भूत एक जैसे ही दिखते हों, पर एक कॉमन बात होती है जो सभी भूतों में पाई जाती है। वो क्या? मानव ने उत्सुकता से पूछा। देखा तो नहीं, पर बुजुर्गों के मुंह से एक बात ज़रूर बहुत सुनी है कि भूत के पैर उल्टे होते हैं और वो लगातार एक टक आपकी तरफ कभी नहीं देखते। उनके नाखून भी सामान्य इंसानों की तरह नहीं होते और भूत रात में ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। निशा ने भूत का डिस्क्रिप्शन दिया। लेकिन मैंने तो सुना है कि सभी भूतों के पैर उल्टे नहीं होते और वो आपसे इस कदर घुल मिल जाते हैं कि आपको सपने में भी पता नहीं चल पाता कि आप किसी भूत के साथ बैठे हो। भूत जो होते हैं वो किसी के भी शरीर में घुस जाते हैं और उनकी हरकतों को देखकर ही लगता है कि वो भूत है। अपने बाल फैलाकर, आंखें निकालकर, बड़े बड़े दांत निकालकर डरावनी शक्ल, कोई भी उनको पहचान सकता है। जबकि जो प्रेत होते हैं वो पहले अपना विश्वास कायम करते हैं सामने वाले पर। और भूत और प्रेत ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भूत किसी के भी शरीर में घुसकर उसके जरिए मनमानी करते हैं, जबकि प्रेत स्वयं किसी का भी रूप धरने में सक्षम होते हैं। वो हमेशा डरावनी शक्ल लिए नहीं घूमते, बल्कि वक्त आने पर अपने गेटअप में आते हैं। वो किसी के शरीर को अपना घर कभी नहीं बनाते, बल्कि खुद एक शरीर धर कर कब आपके सामने आ जाए और चले जाए आपको पता तक नहीं चलता। प्रेत के भी कई प्रकार होते हैं, जिनमें पिशाच सबसे खतरनाक प्रकार होता है, जो रात में ही निकलता है। वो सूरज की रोशनी में दिन में कभी नहीं आता। पिशाच हमेशा रास्ता भुला देता है, सामने वाले को भ्रमित कर देता है और प्रेत बनना इतना आसान भी नहीं होता। जो लोग अकाल मौत मरते हैं, जैसे जलकर, पानी में डूबकर या किसी एक्सीडेंट में, उनमें से 99% प्रेत योनि के पिशाच बन जाते हैं। मानव बोले जा रहा था और निशा हैरानी से उसे सुने जा रही थी। वाह यार, तुमने तो पूरी पीएचडी कर रखी है भूत प्रेत पर। मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारा ये टैलेंट। निशा मुस्कुराते हुए मानव की तरफ देखती है। तभी फिर से मोबाइल बजता है। आवाज़ सुनकर मानव निशा को फ़ोन स्विच ऑफ करने को बोल देता है, ताकि कोई उन्हें इस हसीन सफ़र में डिस्टर्ब ना कर सके। निशा मानव की बात सुनकर स्क्रीन पर बिना मिस कॉल देखे ही फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। उनको चलते हुए अब काफ़ी वक्त हो गया था, लेकिन वो नाका नहीं आया था जहाँ से उनको गांव के लिए अंदर कच्चे रास्ते पर टर्न लेना था। निशा कार धीमी कर मानव से बोली, बहुत देर हो गई चलते हुए, पर अभी तक वो नाका नहीं दिखा। पहले भी आ चुकी हूँ 2-3 बार, पर इतना वक्त तो नहीं लगता है बातों बातों में नाका पीछे छूट गया। कोई दिख भी नहीं रहा जिससे पूछा जाए। रात के 9 बज गए। निशा कार रोककर आसपास देखती है। तभी एक बूढ़े बाबा उनकी कार के पास से छतरी लगाए निकलते हैं। वो उनको आवाज़ देकर पास बुलाती है। बूढ़े बाबा खिड़की पर आते हैं। अरे बाबा, ये संग्रामपुर गांव का रास्ता किधर पड़ता है? एक नाका आता है, उससे अंदर जाना पड़ता है। बारिश और अंधेरे की वजह से रास्ता समझ नहीं आ रहा। बेटी, तुम आगे आ गई, वो नाका पीछे छूट गया। वो बूढ़े बाबा जैसे ही गर्दन झुकाकर अंदर निशा से बोलते हैं। निशा अफसोस करते हुए वापस गाड़ी टर्न करती है। इतना बड़ा नाका दिखा कैसे नहीं? भले बारिश और अंधेरा है, पर वो नाका अलग ही दूर से दिख जाता है। वहाँ एक ढाबा भी बना हुआ है जो उस नाके की पहचान है। आश्चर्य है कि मैं वो देख कैसे नहीं पाई, जबकि मैं बराबर सड़क पर ध्यान देते हुए चल रही हूँ। निशा को कुछ समझ नहीं आता कि उससे रास्ता पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तभी निशा की नज़र सड़क किनारे एक छोटी सी हनुमान जी की मंदिर नुमा मड़िया पर पड़ती है। वो कार रोककर वहाँ जाने को होती है, तभी मानो उसे रोकते हुए बोलता है, कहाँ जा रही हो? वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं हम। बस अभी आई। वो सामने हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना है, धोख देकर आती हूँ। इस तरह बिना दर्शन किए जाना ठीक नहीं। निशा उतरकर जाने लगती है, पर मानव गाड़ी से बाहर उतरकर एक तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। निशा उसे देखकर पूछती है, क्यों, तुम दर्शन करने नहीं चलोगे? नहीं, मैं आज नहाया नहीं हूँ। बस इतना कहकर मानव और दूर जाकर खड़ा हो जाता है।
निशा अकेले ही मड़िया की तरफ चल देती है। वो हनुमान जी की मड़िया को धोख देकर जैसे ही वापस पलटती है, पीछे से किसी बूढ़े इंसान की आवाज़ आती है, सावधान बेटी। निशा ज्यों ही आवाज़ की दिशा में पलटकर देखती है, एक बूढ़े लेकिन चेहरे पर गजब का तेज लिए एक बाबा उससे बोलते हैं, सावधान मेरी बच्ची, तेरे प्राण संकट में हैं। मैं समझी नहीं बाबा। निशा हैरानी से उनकी तरफ देखती है। हम मिथ्या नहीं कह रहे, वो जो तेरे साथ तेरा दोस्त है ना, वो तेरा दोस्त नहीं बल्कि एक पिशाच है, एक छलावा है, जो शहर से ही तेरे साथ आया है। तेरे रूप रंग पर मोहित होकर तुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है वो। पर बाबा, परवर कुछ नहीं बेटा, हमारी बात का विश्वास करो। हम हनुमान भक्त हैं, अपनी सिद्धि से स्पष्ट देख सकते हैं कि तू अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए निकली थी, पर तेरा दोस्त जो तेरे साथ जाने वाला था वो तबीयत खराब होने के कारण नहीं आ पाया। तू जब उस पेड़ के नीचे खड़ी होकर उसकी तस्वीर देख रही थी, तब यही पिशाच उस पेड़ पर बैठा था। उसने तेरे दोस्त की तस्वीर देख ली थी कि वो दिखने में कैसा है, और तुझे खुद से बातें करते हुए भी सुन लिया था। बस वो वहीं से तेरे पीछे लग गया और आगे चलकर इस सुनसान रास्ते पर तुझे मिला। वो एक छलावा है, प्रेत है, जो किसी का भी रूप रखकर आ सकता है। अपना फ़ोन चालू करके देखो, असली मानव यानी तुम्हारा दोस्त मानव, उसने तुमको फ़ोन भी किया था जो तुमने उठाया ही नहीं। तुझे रास्ता भटकाने वाला भी वही है। वो तुझसे किसी सुनसान बियावान जंगल में ले जाकर तुझे मार डालना चाहता है। वो नर पिशाच खून पीता है। तू खुद देख सकती है कि वो यहाँ हनुमान जी के मंदिर में क्यों नहीं आया तेरे साथ, और उल्टा दूसरी तरफ मुंह करके दूर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि वो नर पिशाच है। उन बाबा की बात सुनकर निशा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तभी उसे उसकी वो सब बातें याद आती हैं। निशा के कानों में बाबा जी के शब्द और मानव रूपी पिशाच की बातें दोनों गूंजती रहती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतनी देर से एक प्रेत के साथ सफ़र कर रही थी। उसके पूरे बदन में एक अजीब सी सिरहन दौड़ जाती है। वो काफ़ी डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब करे तो क्या करे। डर मत मेरी बच्ची, तू दिल की बहुत भोली है। तूने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तेरा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू भोली मासूम है, तभी प्रभु ने तुझे अपना चमत्कार दिखा दिया कि तेरी दृष्टि उनकी मड़िया पर पड़ गई, ताकि तू दर्शन करने यहाँ आए और इस बहाने कुछ समय उस नर पिशाच से दूर रहे और तुझे सत्य पता चल सके। यह हनुमान जी के चोला चढ़ाने वाली मड़िया है। ये ले हनुमान जी की मली, इसे अपने पास रख और सीधी चली जा। कुछ दूरी पर तुझे वो नाका स्वयं ही दृष्टिगत हो जाएगा, जहाँ से तू अपने गंतव्य तक पहुँच जाएगी। पर तनिक सावधानी से, वो प्रेत अवश्य तुझे डराने, तेरा रास्ता रोकने का प्रयत्न करेगा, पर तू डरना नहीं। जब तक तेरे पास ये मली है, वो तुझे छू भी नहीं पाएगा। बस दूर से डराने का प्रयत्न करेगा, ताकि तू डर जाए, घबराहट में कुछ भी कर दे। पर तू किसी भी कीमत पर डरना मत। जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। तेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे हनुमान दद्दा। जा, अब जल्दी से गाड़ी चालू कर, निकल जा। उसकी तरफ देखना भी मत, सीधी चली जा। परम राम भक्त का आशीर्वाद तेरे साथ है। बाबा की बात सुनकर निशा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए कार की तरफ जाती है। वो पिशाच गाड़ी से दूर उल्टी दिशा में मुंह करके खड़ा था। निशा चुपके से गाड़ी का गेट खोलकर अंदर बैठकर कंपकपाते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करती है, पर हड़बड़ाहट में चाबी नीचे पायदान पर गिर जाती है। उधर आवाज़ सुनकर मानव बना हुआ पिशाच पलटकर निशा को गाड़ी स्टार्ट करते देख लेता है। निशा घबराते हुए नीचे झुककर चाबी उठाने की कोशिश करती है। इधर वो गाड़ी की तरफ लपकता है। निशा की घबराहट और बढ़ जाती है। उसकी सांस तेज तेज चलने लगती है। दिल की धड़कन सारी सीमाएं तोड़ देती है। निशा एक हाथ से गाड़ी का गेट अंदर से बंद कर देती है। बाहर वो पिशाच खिड़की के पास आकर कांच को ठोकने लगता है। इधर निशा अपने हाथों की उंगलियों से नीचे गिरी चाबी उठाने का भरसक प्रयत्न करती है। बुरी तरह हांफते हुए वो जैसे तैसे चाबी उठाती है। उधर पिशाच अपने असली रूप में आ चुका था। वो बुरी तरह कांच को बाहर से अपने खूनी पंजों से ठोकता रहता है। निशा गाड़ी स्टार्ट कर भागती है। उसके मुंह से घबराहट में हिचकियाँ निकलने लगती है। वो पिशाच
अब भी बाहर गाड़ी के कांच से चिपका हुआ बराबर उसे डराने का यत्न करता है। निशा बदहवास सी तेज स्पीड में गाड़ी भगाए जा रही थी। तभी वो पिशाच आगे स्टीयरिंग के सामने के कांच के बाहर आकर अपने दोनों हाथों से कांच को खुरचने लगता है। उसके लंबे लंबे नाखून देख निशा के डर के मारे सांस अटकने लगती है। उसे सामने का कुछ नहीं दिखता, बस वो बदहवास सी गाड़ी को भगाए जा रही थी। वो पिशाच कभी गाड़ी के साइड में तो कभी सामने कांच पर तो कभी गाड़ी के ऊपर बुरी तरह आवाज़ करते हुए लिपटा रहता है। अंदर घुसने का, गाड़ी रोकने का भरसक प्रयास करता है। उसकी बड़ी बड़ी लाल लाल खूनी आंखें निशा को ही घूरे जा रही थी। गाड़ी उस सुनसान सड़क पर कभी इधर तो कभी उधर डोलते हुए बेतहाशा भागी जा रही थी। निशा बुरी तरह हांफते हुए अपने कपकपाते हाथों से कार को ड्राइव किए जा रही थी। बाहर वो शैतान गुर्राते हुए बड़े भयानक रूप में कार से बुरी तरह लिपटा हुआ उसका पीछा करता है। वो गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है। खोल दरवाज़ा, मुझे लिए बिना तू कैसे जा सकती है? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत देर सब्र करे बैठा रहा तेरे साथ, रात के अपने सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था ताकि तेरा खून पीकर तुझे भी अपने जैसा बना सकूं। तू बच नहीं सकती। भयंकर डरावनी आवाज़ें निकालता वो पिशाच गाड़ी को बाहर से बुरी तरह ठोक रहा था। अपने लंबे लंबे भयानक नाखूनों से खुरच रहा था। निशा के मन में एक बात आती है। वो जल्दी से गाड़ी में स्पीकर ऑन कर हनुमान चालीसा तेज तेज स्वर में बजाने लगती है और फौरन बाबा जी वाली पुड़िया निकाल कर वो हनुमान जी वाली मली कार के कांच पर और छत पर अंदर से ज्यों ही लगाती है, फौरन वो पिशाच कराहती हुई आवाज़ करते हुए कार से अपनी पकड़ ढीली करने लगता है और भयानक अंदाज में रोते हुए गायब हो गया। अब चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बारिश में झींगुरों और मेढकों की आवाज़ वातावरण के सन्नाटे को चीर रही थी। तेज हवा से सड़क किनारे खड़े पेड़ साए साए करते हुए बुरी तरह हिल रहे थे। कुछ देर बाद वो नाका भी आ गया। निशा ने सीधी गाड़ी अंदर कच्ची सड़क पर डाल दी और गांव में शादी वाले घर पहुंचकर ही दम लिया। बहुत देर तक तो उसकी गाड़ी से वो बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं कर रही थी। उसने अपना फ़ोन ऑन किया तो देखा कि मानव के मिस कॉल उसमें मौजूद थे। हिम्मत करके वो गाड़ी से उतरकर सीधी अंदर मंडप में चली गई। बारिश की वजह से मौसम भी ठंडा हो चुका था, पर निशा पसीने से तरबतर थी। मन ही मन भगवान हनुमान जी का और उन तेजों में सिद्ध पुरुष का धन्यवाद करती है। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी दूसरी कहानी। हमारी दूसरी कहानी का टाइटल है ऑटो वाला। आकाश को आज ऑफिस में बहुत देर हो गई थी। अमूमन वो शाम को 6 बजे तक सारा काम खत्म करके 1 घंटे में घर वापस आ जाता था, पर आज एक प्रोजेक्ट पर काम करते करते उसे बहुत वक्त हो गया था। पूरा ऑफिस स्टाफ कब का शाम को ही जा चुका था। जब काम पूरा हुआ तो उसने घड़ी की तरफ नज़र डाली। 12 बज चुके थे। उसकी पत्नी सुधा का भी कई बार फ़ोन आ चुका था। उसने जल्दी जल्दी अपने कागज़ समेट कर बैग में रखे और चपरासी मनकू को आवाज़ लगाई। अरे मनकू, कहाँ हो? सो गए क्या? आकाश की आवाज़ सुनकर कुछ देर बाद मनकू चपरासी उबासी लेते हुए उसके कैबिन में आता है। क्या हुआ साहेब? क्या हो गया? काम पूरा हो गया? आज आपकी वजह से मुझे भी देर हो गई। ऐसा क्या काम था आपको? बचा काम कल भी तो पूरा कर सकते थे। अरे अब ज्ञान मत दे। क्या रोज़ रुकता हूँ क्या तुझे? आज पहली बार तो रोका था। ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, इसीलिए आज वक्त ज़रूर थोड़ा ज़्यादा लगा, पर काम तो पूरा हो गया ना। और तू करता ही क्या है दिन भर? 2-4 फाइल इस कैबिन से उस कैबिन में, बाकी वक्त झपकी मारता रहता है और क्या? आकाश उसकी चुटकी लेते हुए बोला। हाँ हाँ साहेब, हम करते ही क्या हैं, बस फोकट की तनख्वाह तो लेते हैं। बोल लो आप भी। मन को उबासी लेकर होठ गोल करते हुए 2 चुटकी बजाता है। चल चल अब जल्दी से पूरा ऑफिस लॉक कर दे, बहुत वक्त हो गया। आज तो मुझे भी बस नहीं मिलेगी, ऑटो से ही जाना पड़ेगा। मनकू अनमने ढंग से ऑफिस लॉक करके नीचे आता है। नीचे आकाश खड़ा होकर ऊपरी आकाश को ताकता रहता है। बादल उमड़ घुमड़ कर होने वाली बारिश का संकेत दे रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं आकाश के घने घुंघराले बालों को उड़ाते हुए बह रही थी। मनकू को देखकर वो उससे बोला,
आज इतना अंधेरा क्यों है यार? और ये बारिश का भी समझ नहीं आता। पूरा मॉनसून सीजन निकाल कर बाकी पूरे मौसम में बरसती है। आसमान में एक भी तारा नहीं। अरे साहेब, आज अमावस है ना। आप पढ़े लिखे लोग भी संडे मंडे याद रखते हैं, पर हिंदी के दिन पता नहीं। अरे सब याद रहता है यार, यूं ही इतना बड़ा नहीं हो गया। काम का प्रेशर ही इतना रहता है कि दिमाग उसमें ही घुसा रहता है। अब तो पूरा रास्ता सुनसान हो चुका है, क्या पता कोई साधन भी मिलेगा या नहीं। ऊपर से ये बारिश होने वाली है अलग। ऑटो स्टैंड भी साला 1 किलोमीटर दूर है। तू तो तेरी साइकिल उठा के 20-25 मिनट में पहुंच जाएगा। यहीं पास में रहता है, मुझे तो बहुत दूर जाना है। साला घर वहाँ, ऑफिस यहाँ, 1 घंटा पूरा लगता है। आकाश साइकिल निकालते हुए मनकू की तरफ देखकर बोला। मनकू को तो जैसे घर भागने की जल्दी थी। वो आकाश की बात सुनकर बोला, अब कल बताना साहेब, 1 घंटे का गणित। अभी तो हमें जाने दो, हमार मेहरारू पक्का गुस्सा करेगी आज। जल्दी आने को बोले थे, का पता था आज ही आपको इतना काम होगा। चलते हैं साहेब, राम राम। कहते हुए मनकू तेज तेज पैडल मारता हुआ निकल जाता है। आकाश भी उसे जाते देख सिर हिलाते हुए ऑटो की तरफ पैदल ही चल देता है। हवा तेज हो चली थी। रास्ता पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। सड़क किनारे गाड़ियां भी आराम फरमा रही थी, जिनके बीच से कुत्ते भौंकते हुए अपनी रात की ड्यूटी का निर्वहन कर इधर से उधर भाग रहे थे। स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में एक हाथ जेब में डाले तेज तेज कदमों से वो गली पार करता हुआ मुख्य सड़क पर आ गया। आसपास नजरें दौड़ाए, पर पूरा रोड खामोशी की चादर ओढ़े सोया पड़ा था। बीच बीच में इक्का दुक्का कारें फर्राटा भरती हुई तेजी से निकल जाती। फुटपाथ पर गरीब मजदूर वर्ग भी नींद के आगोश में समा चुका था। कुछ भिखारी होने वाली बारिश से बचने के लिए पॉलिथीन ओढ़कर बारिश से बचने का इंतजाम करने में लगे थे। उसने एक बार फिर घड़ी पर नजर डाली। 12:30 बजने आए थे। तभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। वो आसमान की तरफ देखते हुए और तेज तेज कदमों से आगे चौराहे के ऑटो स्टैंड की तरफ जाने लगता है। पर लगता है जैसे आज वो ऑटो स्टैंड भी अपनी जगह छोड़कर दूर जा बसा था। आकाश खुद से ही बात करता हुआ जाने लगता है। आज तो वाकई बहुत वक्त हो गया। मनकू सही कह रहा था कि बाकी का काम कल ही कर लेता। कम से कम समय से तो घर पहुंच जाता। प्रोजेक्ट कौन सा भागा जा रहा था। मैं ही बॉस पर इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में समय से पहले काम पूरा करने रुक गया। ऊपर से ये इंद्रदेव भी लगता है मानेंगे नहीं। वो ये सोचता ही है, तभी जैसे इंद्रदेव उसके मन की बात सुन लेते हैं, अचानक से तेज बरसात शुरू हो जाती है। वो उससे बचने के लिए कोई आड़ ढूंढने लगता है। थोड़ी दूर उसे एक बस स्टॉप का शेल्टर दिखता है। वो दौड़कर वहां जाकर शरण ले लेता है। आसपास देखने पर कुछ भिखारी वहां की सीटों पर सोए हुए दिखते हैं। वो चुपचाप वहां जाकर एक कोने में खड़ा हो जाता है। अब बरसात पूरे जोरों से गरज चमक के साथ पूरे शहर को तर कर रही थी। अपने बैग को दोनों हाथों से छाती पर चिपकाकर कुड़कुड़ाते हुए वो वहीं खड़ा खड़ा बारिश बंद होने का इंतजार करने लगता है। काफी देर वहीं खड़े खड़े वो खुद को कोसता हुआ बार बार आसमान की तरफ देखता है। पूरे आधे घंटे तड़ातड़ बारिश होने के बाद इंद्रदेव को कुछ रहम आता है आकाश पर। बारिश तो बंद हो चुकी थी, पर समस्या जस की तस थी। आज तो कोई ऑटो भी नहीं दिख रहा था। लगता है मुझे भी आज इस लंबुदरी की तरह यहीं बेंच पर लेटकर ही रात बितानी पड़ेगी। कोई साधन नजर ही नहीं आ रहा। आकाश वहीं पर बेंच पर चादर ओढ़कर सो रहे एक लंबे व्यक्ति की तरफ देखकर धीरे से बोला, जो 2 बेंच को मिलाकर अकेला ही सो रहा था। तभी वो चचा मैली कुचैली चादर मुंह पे से हटाकर चेहरा बाहर कर उसे घूर घूर के देखने लगते हैं। आकाश ये देखकर थोड़ा सकपका जाता है। अरे ये बुढ़ऊ जाग रहे हैं, वो मन ही मन सोचने लगता है। बाहर सड़क पर पानी बंद हो चुका था। उसने सोचा क्यों ना थोड़ा आगे चलकर देखा जाए, शायद कोई साधन मिल जाए, वरना यहीं आना पड़ेगा लौटकर। ये सोचते हुए वो आगे चल देता है। थोड़ा आगे जाने पर उसकी जान में जान आती है। कुछ दूरी पर सड़क किनारे एक ऑटो खड़ा दिखाई देता है। वो दौड़कर उस ऑटो के पास जाता है, लेकिन उस ऑटो में कोई नहीं था। ड्राइवर को आसपास आवाज़ लगाते हुए ढूंढने लगता है। उसे लगा शायद यही झाड़ियों में हल्का होने गया होगा। उसके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई और चारा था नहीं। पर जब काफ़ी देर हो चुकी
तो वो फिर आवाज़ लगाता है। इस बार झाड़ियों में से एक आदमी हाथ में कोई बैग पकड़े निकल कर आता है। ड्रेस से ऑटो वाला ही था। आकाश उसे देखकर ईश्वर का धन्यवाद करता है। चलो आ तो गया। वो उसे देखकर पूछने लगता है, क्यों भाई इतनी देर कर दी? क्या करते करते वहीं सो गए थे क्या? सरस्वती नगर चलोगे? वो ऑटो वाला सीट के पीछे बैग रखकर उसे गौर से देखकर चलने के लिए हाँ बोलता है। चलो फिर यार, जल्दी चलो। अच्छा हुआ तुम मिल गए, वरना आज तो भगवान ही मालिक था। आकाश ऑटो में बैठते हुए उससे बोला। भगवान तो हमेशा से ही मालिक था, है और रहेगा साहब। ड्राइवर ऑटो स्टार्ट करते हुए बोला। हाँ भाई, मालिक तो वही है, पर अभी तो इस नौकर को जल्दी घर पहुंचा दो, आज बहुत देर हो गई है। अभी लो साहब। वैसे आज इतना लेट क्यों हो गए आप? ऑटो वाला सामने ऊपर लगे मिरर में से आकाश को देखते हुए बोला। शौक से तो हुआ नहीं होगा यार, काम होगा तभी लेट हुआ। तुम क्यों अपना दिमाग खपा रहे हो? जल्दी चलो भाई, कहीं बरसात शुरू हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आकाश मुंह बनाकर उससे बोला। ऑटो वाला उसकी बात सुनकर चुपचाप ऑटो चलाने लगता है। कुछ देर ऑटो में खामोशी छाई रहती है। आकाश लगातार ऑटो से बाहर देख रहा था। सुनसान रास्ते पर ऑटो दौड़ा चला जा रहा था। तभी वो ऑटो वाला साइड मिरर में से देखकर बोला। आज तो खूब बरसात हुई साहब, मैं भी आज लेट हो गया, वरना अभी तक घर पहुंच जाता हूँ। मेरी बिटिया मेरा बेसब्री से इंतज़ार करती ही रहती है। जब तक मैं घर ना पहुंच जाऊं और उसके लिए कुछ ना ले जाऊं, बाबा आएंगे मेरे लिए कुछ लाएंगे। आकाश चुपचाप उसकी बात सुनता हुआ थोड़ा मुस्कुराकर ऑटो से बाहर देखने लगता है। वो ऑटो वाला फिर बोलता है। वैसे साहब आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो बस एक ही बेटी है, प्यारी सी बिटिया है। बड़ा अरमान था उसे पढ़ा लिखा कर बड़ी सरकारी अधिकारी बनाऊंगा। मैं तो गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाया। वैसे आपको साहब इतनी देर नहीं करनी चाहिए। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है और ये इलाका भी ठीक नहीं। इतनी रात गए कुछ भी हो सकता है। सुनसान रास्ते, गुंडे बदमाश वास्ते। आप जैसे शरीफ आदमी जो घर परिवार वाले हैं, उन्हें तो वक्त का खास ख्याल रखना चाहिए। क्या पता कब क्या घटना घट जाए। हम सोचकर कुछ और निकलते हैं और हो कुछ और जाता है। इंसान के पास पछताने का भी मौका नहीं रहता। बेचारे घर वाले रास्ता ही देखते रह जाते हैं। ऑटो वाला बोलता जा रहा था और आकाश उसे मन ही मन कोसे जा रहा था। कितना बोलता है यार ये ऑटो वाला, और ये बातें कैसी कर रहा है? कहीं कुछ करने तो वाला नहीं है मेरे साथ? पट्टा हिंट दे रहा हो, नहीं तो आगे जो करेगा उसकी। पता चला किसी सुनसान रास्ते पर रोककर चाकू अड़ाकर मोबाइल पर सब लूट मारे। नहीं नहीं, शक्ल से तो भला इंसान लगता है, ऐसा कभी नहीं करेगा। और अब तो बैठ ही चुका हूँ, जो होगा देखा जाएगा। कद काठी से तो साधारण ही लग रहा है। यदि कुछ करेगा भी तो मैं इससे कम थोड़ी हूँ, इससे तो तगड़ा और बड़ा ही हूँ। इसे तो आसानी से कंट्रोल कर लूँगा। लेकिन यदि इसके और भी साथी हुए तो, जो आगे कहीं झाड़ियों में छिपकर इंतज़ार कर रहे हों और इसका इशारा पाकर ऑटो के पास आ जाएं। यदि ऐसा हुआ तो मुझे सतर्क रहना होगा अभी से। तभी उसका फ़ोन बजता है, पर वो उसके सामने महंगा फ़ोन निकालने से झिझकता है। साला अभी तो पैसे जोड़ जोड़ कर एप्पल का आईफोन लिया है इतना महंगा, कहीं ये लूट ना ले। वैसे भी मुझे महंगी चीज़ें नहीं फलती। वो याद नहीं जब इतनी महंगी ली कंपनी की जीन्स ली थी और सुधा उस शादी में वही होटल के कमरे में भूल गई, सूटकेस में रखना ही भूल गई। और वो एलईडी टीवी जो सैमसंग का इतना महंगा लिया था, वो भी सुधा की माँ ने पता नहीं कैसे तोड़ दिया था। कितना नुकसान लगा था। ये सुधा या इसके घर वालों की वजह से हमेशा से नुकसान लगता है मुझे। और अभी देखो वही होगी फ़ोन पर। इसके फ़ोन करने की वजह से मेरा एप्पल का मोबाइल किडनैप ना हो जाए। आकाश मन ही मन तरह तरह के विचारों की बारिश में भीगता जा रहा था। तभी उसका आईफोन दोबारा बजा, पर वो उस ऑटो वाले के सामने वो महंगा फ़ोन निकाल कर किसी भी कीमत पर बात नहीं करना चाहता था। कहीं उसकी नज़र पड़ गई तो लालच आ जाएगा उसके मन में। ये छोटे लोग बहुत छोटी मानसिकता वाले होते हैं। बजने दो, जिसका भी होगा बाद में बात कर लूँगा। और सुधा के अलावा कौन होगा इतनी रात गए? आकाश सोचे जा रहा था और फ़ोन बजे जा रहा था। ऑटो वाला फ़ोन की आवाज़ सुनकर बोला, अरे साहब किस सोच में हैं? कब से आपका फ़ोन बजे जा रहा है? उठाते क्यों नहीं? उठा लीजिए, घर से होगा।
आप लेट हो गए ना, इसीलिए कईयों का तो फ़ोन बजता ही रह जाता है, वो बेचारे उठा ही नहीं पाते। ऑटो वाला मिरर में से पीछे झांकते हुए बोला। आकाश उसकी बात सुनकर कुछ देर खामोश रहता है, फिर कुछ सोचकर अचानक से बात बनाते हुए बोलता है, अरे मेरे साले का होगा, पुलिस में है ना। मैं लेट हो गया तो बीवी ने उसे फ़ोन किया होगा, वही पता कर रहा होगा कहाँ हो, पहुँचे कि नहीं अभी घर। अंदर से बेहद डरे हुए आकाश ने झूठी कहानी गढ़ते हुए उससे बोला, ताकि पुलिस का नाम सुनकर वो ऑटो वाला भी थोड़ा डर जाए, कुछ करने वाला होगा तो नहीं करेगा। मेरे साले के पुलिस में होने की बात का इस पर रौब पड़ेगा। तभी ऑटो वाला उससे टाइम पूछता है। आकाश जैसे ही टाइम बताने के लिए हाथ ऊपर कर घड़ी की तरफ देखने वाला होता है कि उसके मन में ख्याल आता है, रुक जा आकाश, ये घड़ी भी 10,000 की है, कहीं इसकी नज़र पड़ गई तो। इन लोगों की आंखें बहुत तेज़ होती हैं, फ़ौरन ताड़ जाते हैं, सामान कितना कीमती होगा। वो हाथ को छुपाते हुए बैग की आड़ में से चुपके से टाइम देखकर उसे बताता है। रात के 2 बजने वाले थे। ऑटो अब रेलवे फाटक पर आकर खड़ा हो गया। फाटक लगा हुआ था, तभी साइड में मोटरसाइकिल आकर रुकती है। उस पर बैठे दोनों बड़े गौर से उनके ऑटो में देखने लगते हैं। आकाश की नज़र उन पर पड़ती है तो वो उन्हें देखकर और भी घबरा जाता है। कहीं ये इसी ऑटो वाले के साथी तो नहीं। इसी ने प्लान बनाया होगा कि मैं फाटक पर ऑटो रोकूं तो तुम लोग पीछे से आ जाना। देखो ये खुद भी उन दोनों मोटरसाइकिल वालों को कैसे देख रहा है। डरे हुए आकाश के मन में फिर विचार उठने लगते हैं। वो लगातार अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए जा रहा था। अरे यार, इस फाटक को भी इतनी रात में लगा हुआ ही मिलना था। इस देश का कभी कुछ नहीं हो सकता। ओवर ब्रिज तक नहीं बना कई फाटकों पर। अब इतनी रात को कोई गाड़ी रुकी और इन्होंने दाव खेला। वो सोच ही रहा था कि तभी धड़धड़ाते हुए मालगाड़ी गुजरती है। बाद में फाटक खुलने पर ड्राइवर ऑटो आगे बढ़ाता है। आकाश की जान में जान आती है। वो दोनों मोटरसाइकिल वाले बड़ी हैरानी से वहीं खड़े खड़े उन्हें देखते ही रह जाते हैं। थोड़ी देर में उसकी कॉलोनी आ जाती है। आकाश भगवान का धन्यवाद करते हुए ऑटो से उतरता है। वो उसे किराया पूछता है। ऑटो वाला उसकी तरफ देखते हुए बोला, साहब किराया रहने दीजिए, मेरा एक काम करेंगे, आप बहुत शरीफ लगे मुझे। उस ऑटो वाले की बात सुनकर आकाश थोड़ा हैरान होता है। वो ऑटो वाला फिर उससे बोला, साहब अभी कुछ घंटे पहले लगभग 10 बजे के करीब प्रभात टॉकीज से एक बूढ़े सज्जन मेरे ऑटो में बैठे थे। मैंने उनको वसंत विहार कॉलोनी उतारा था। मैं उनको छोड़कर वापस जा रहा था कि मेरे ऑटो में 2 लोग बैठे। उनकी नज़र सीट के पीछे गई तो उन्हें एक बैग मिला। उन्होंने उस बैग को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे लाखों रुपए थे। मैं उस बैग को देखते ही पहचान गया कि ये तो उन्हीं बूढ़े व्यक्ति का है। मैंने उन लोगों से बैग मांगा, पर उन लोगों के मन में लालच आ गया और वो बैग देने से मना करने लगे। जब मैं नहीं माना तो उन्होंने मुझे लालच दिया कि थोड़े पैसे तुम भी रख लो। पर साहब मैं ईमान की खाने वाला ठहरा। भूखा मर सकता हूँ, पर अपना ईमान चंद रुपयों के लिए कभी नहीं बेच सकता। जब मैं किसी कीमत पर नहीं माना तो वो लोग बैग लेकर मेरे ऑटो से कूदकर भागे। वहीं उसी जगह जहाँ आप मिले थे मैंने उनका पीछा किया। वो झाड़ियों में घुस गए। मेरी और उनकी खूब हाथापाई हुई। मैंने उन लोगों से वो बैग छीन लिया, पर तभी उनमें से एक ने मेरे पेट में चाकू मार दिया। मैंने भी उनको नहीं छोड़ा। अपने पेट में से चाकू निकालकर मैंने भी उन दोनों को वहीं मार दिया। पर मेरी आंखें दर्द से बंद होने लगी थी। मेरे पांव ज़मीन से उखड़ रहे थे। मैं वहीं गिर पड़ा और मर गया। उसके मुंह से इतना सुना ही था कि आकाश मुंह फाड़े बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वो ऑटो वाला फिर बोला, साहब वहाँ सीट के पीछे जो मैंने बैग रखा था ना, वो पैसों से भरा वही बैग है, आप उठा लीजिए। मैं तो दे नहीं सका। आप वसंत विहार कॉलोनी नील रोड पर जाकर पहले ही गली में दूसरा मकान है उनका, उनके सर पर एक पुरानी चोट का निशान भी है। यह बैग उन्हें दे दीजिएगा। ऑटो वाले की बात सुनकर आकाश जैसे ही सीट के पीछे से बैग उठाकर देखता है तो उसमें सच में लाखों रुपए रखे रहते हैं। वो मन में कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वो ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। उसके शरीर का रोया रोया रोमांचित होकर फड़फड़ाने लगता है। एक अजीब सी सिहरन पूरे शरीर में दौड़ जाती है। वो हक्का बक्का सा आसपास देखते हुए अपने घर के अंदर आ जाता है। उसे अपने आँख कान पर यकीन नहीं होता। एक बारगी तो
उसे ये सब नाटक लगता है ऑटो वाले का। कहीं ये सब नकली नोट का चक्कर नहीं, साला मेरे ऊपर मर गया हो तो। वो उन रुपए को बड़े गौर से देखता रहता है। वो यही सोच कर रह जाता है कि आखिर क्या चक्कर है। वो उस बैग को वहीं रखने का सोचता है, पर फिर उसे अगले पल ख्याल आता है कहीं ये नोट असली हुए तो, वो ऑटो वाला यदि सच बोल रहा हो तो। पर ऐसा कभी होता है क्या? वो मर भी गया और उसकी आत्मा निकलकर मुझे छोड़ने भी आ गई ऑटो चलाकर। बिस्तर पर पड़े पड़े यही सोचते हुए उसकी नींद लग जाती है। अगले दिन सुबह वो उसी बात को सोच रहा होता है, तभी उसकी पत्नी सुधा टीवी ऑन कर देती है बाबा रामदेव का योगाभ्यास देखने के लिए। चैनल बदलते हुए जैसे ही एक लोकल न्यूज़ चैनल लगता है, उस पर एक फ़ोटो दिखाकर खबर आ रही होती है। वो फ़ोटो देखकर आकाश बुरी तरह चौंकते हुए सुधा से रिमोट छीनकर वो खबर देखने लगता है। वो फ़ोटो उसी ऑटो वाले की रहती है। उसके साथ 2 लोगों की लाशों के और फ़ोटो रहते हैं। कल रात को किसी आपसी रंजिश में हाथापाई होकर खून होने वाली खबर बताई जाती है। ये देखकर सुधा आकाश से बोलती है, ये तो तुम्हारे ऑफिस के पास वाली रोड पर हुआ है। आकाश सुधा की तरफ देखता है, फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया हो, वो कपड़े बदलकर घर से निकल जाता है। पहले वो वसंत विहार कॉलोनी जाता है। वहाँ उसे उन्हीं सज्जन का मकान मिल जाता है। उनके सर पर पुरानी चोट का निशान भी था। वो बैग देखकर उन सज्जन की जान में जान आती है। वो बताते हैं कि उनकी बेटी की शादी के पैसे थे, जो एक ज़मीन बेचकर कुछ कैश बैंक से लेकर बैग में ला रहे थे। फिर आकाश वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और उस ऑटो वाले का पता लेकर उसके घर पहुँच जाता है। एक गरीब बस्ती में पुराना सा टूटा फूटा कमरा, जिसमें कुछ भीड़ लगी रहती है। पता करने पर ज्ञात होता है कि उसकी एक छोटी बेटी और माँ ही उस परिवार में बचे थे। उसकी पत्नी कैंसर से पहले ही चल बसी थी। उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। उस समय तो आकाश उन्हें कुछ पैसे देकर वहाँ से आ जाता है और मन ही मन खुद से घृणा करने लगता है। कितना गलत था वो, जो उस ऑटो वाले के बारे में इतना गलत सोच गया। कुछ समय बाद आकाश एक एनजीओ के साथ मिलकर उसकी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाता है और उनके रहने खाने का इंतज़ाम उसी एनजीओ की मदद से करवा देता है। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय बजरंगबली।